हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी नर्ड्स। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज, इसमें हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनके एमसीक्यूज आपके पास लाए जाएंगे और उस टॉपिक को वहीं के वहीं कंप्रिहेंसिवली कवर कर दिया जाएगा। से फॉर एग्जांपल, अगर फेडरलिज्म का कोई सवाल है, फेडरलिज्म, सो उसके कोशिश की जाएगी कि इंडियन फेडरलिज्म का कोई भी कंसेप्ट आपका ना छूटे। और सपोज एक क्वेश्चन में अगर 4 हम ऑप्शंस दे पाते हैं तो बाकी हम उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके कंसेप्ट होंगे उसको डिस्कशन में कवर कर देंगे, सो दैट आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। सो वी आर ट्राइंग टू कवर आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम एमसीक्यूज के थ्रू कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस कोशिश की दिशा में आज एक पहली शुरुआत है, छोटी सी शुरुआत है, जिसमें हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है उसके कुछ 5 फंडामेंटल सवाल हम देखेंगे। बहुत ही छोटे बेसिक सवाल हमने रखा है आज यहाँ पे, बिकॉज वी आर डूइंग अ बेसिक स्टार्ट। सो चलिए देख लेते हैं फटाफट क्या है सवाल और किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। दीज आर वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस जस्ट फॉर इंट्रोडक्टरी क्लास, एंड एज द टाइम प्रोग्रेसेस हम क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड एंड कंटेंट विल वर्क ऑन बोथ ऑफ दैट। इसके लिए आपको वरी करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो भी पीडीएफ्स है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सो यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम पीएससी नट्स, यू कैन ज्वाइन। ओके, चलिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि which of the following charter act, so basically ये charter acts and regulating acts से related पूरा discussion होगा हमारा fundamental। which of the following charter acts was final blow, mind the word, final blow in the direction of centralization in British India। ओके, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइनल ब्लो के बारे में, सेंट्रलाइजेशन का, बिगिनिंग भी नहीं, मिडिल भी नहीं, किस चार्टर एक्ट से सेंट्रलाइजेशन को ठप्पा, फाइनल ठप्पा अगर ठेठ शब्द में बोले तो लगा था। आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका डिटेलिंग को बाद में देखेंगे। आज हम जब हम कल से स्टार्ट करेंगे डिस्कशंस, तो हम पूरी एक, जैसे चार्टर एक्ट सेंट्रलाइजेशन का पूरा एक जर्नी हम ट्रेस करेंगे। आज के लिए हम देखेंगे क्योंकि सेंट्रलाइजेशन का जो फाइनल ब्लो था या फिर फाइनल स्टेप था वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से फाइनल, ये जो सेंट्रलाइजेशन के डायरेक्शन में फाइनल स्टेप था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और यहीं पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और बाकी मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबसर्विएंट कर दिया गया था। इसी डायरेक्शन में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ये आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। क्लियर है? ये फाइनल ब्लो, फाइनल स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रलाइजेशन कौन सा था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। क्या हुआ था यहाँ पे? गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और बॉम्बे और मद्रास प्रोविंस के जो गवर्नर्स थे उनको सब सर्विएंट कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, और लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ओके, सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now moving to the next question. Next question है, which of the following acts introduced an open competition सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज? किस एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया? इसी क्वेश्चन को मैं आपसे पूछती कि किस एक्ट से ये बिगिनिंग हुई थी, किस एक्ट से ये बात चलने लगी थी कि ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया जाए, तो उसके आंसर और कुछ और होते। यहाँ पे आपसे सीधा सीधा पूछा गया है कि किस एक्ट से इंट्रोड्यूस्ड किया गया। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स यूज्ड इन द क्वेश्चन। ओके, सो ऑप्शंस आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, Indian Councils Act 1861, Pitt's India Act 1784 and Charter Act of 1853. So basically जो ओपन सिस्टम, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसकी बात जो थी वो स्टार्ट हो गई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से।
यहाँ से बात बननी शुरू हो गई थी कि वी शुड इंट्रोड्यूस अ ओपन कंपटीशन, बट इसका जो फाइनल इंट्रोडक्शन या इम्प्लीमेंटेशन था वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से हुआ था. सो फाइनली चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इंट्रोड्यूस्ड, की वर्ड है इंट्रोड्यूस्ड या फिर इफेक्चुएटेड ओपन सिस्टम फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज. क्लियर है? ये वर्ड्स पे आप बहुत ही ध्यान रखेंगे. सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन. नेक्स्ट मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन इज कि हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया. हम क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स रख रहे हैं आज. ओके, सो पहले वायसराय कौन थे? ऑप्शंस हैं आपके विलियम बेंटिक, कैनिंग, मायो एंड लिटन. सो विलियम बेंटिक को हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि ही इज़ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, सो ही कांट बी. मायो को जाना जाता है मायोज रिजोल्यूशन के लिए, और ये किससे रिलेटेड है आप कमेंट में बस बताएंगे. लिटन को जाना जाता है, लिटन इज वेरी इनफेमस गवर्नर, इनफेमस वायसराय रहे हैं ये लिटन. सो बेसिकली लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया. आपसे पूछा जाए कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो भी आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग. एंड फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया पूछा जाएगा तो भी होगा आपका आंसर लॉर्ड कैनिंग. क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग वायसरायज वेर नॉन एज फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया. ऑप्शंस है आपके डफरिन, रिपन, मायो एंड लिटन. ओके, सो बेसिकली ये लोकल गवर्नेंस की बात है. हमने अभी देखा था कि लिटन जो है ये इनफेमस रहे थे, तो ही कांट बी आंसर. इनफेमस मतलब गलत या फिर निगेटिव वर्क्स के लिए जाने जाते थे. तो अगर आप इतना भी याद रखेंगे, अगर माइंड में ये स्टिक कर गया कि ओके लिटन वाज इनफेमस, तो किसी भी पॉजिटिव काम में अगर ये ऑप्शन में आते हैं तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं आपको. सो लिटन नहीं होंगे. मायो को अभी हमने देखा मायोज रिजोल्यूशन के लिए, और ये लोकल गवर्नेंस से था, बट यहाँ से हम्बल बिगिनिंग हुई थी हमारी. ठीक है. डफरिन, आपको पता है कि डफरिन थोड़े से डफर थे, और उन्हीं के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसलिए इनको डफर कहा जाता है. राइट. सो एक ऑप्शन बचता है रिपन. ओके, रिपन जो थे लॉर्ड रिपन, इनका जो टाइम पीरियड था 1880 टू 1884, एंड इनको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. क्लियर है? ये लॉर्ड रिपन को बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने इन 4 साल में बहुत ही कंस्ट्रक्टिव काम किया, और सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के लिए नहीं, न्यूज़पेपर के लिए, प्रेस के लिए. आपको पता होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने इसको रिपील किया था, रिपन ने. क्लियर है? रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था, और इस तरह के बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव वर्क्स किए थे. एंड साथ में ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए सबसे ज़्यादा काम लॉर्ड रिपन ने किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है. क्लियर है ये? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, किसकी बात कर रहे हैं? एक्ट्स इज सेड टू लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया ब्रिटिश इंडिया में. क्लियर है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म इन ब्रिटिश इंडिया. ऑप्शंस है आपके इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, 1919. सो क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत कम्युनलिज्म को इंडिया में लीगलाइज किया गया था. सो करेक्ट आंसर इज सी. करेक्ट आंसर इज सी, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909. इसके अंडर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 इट इज सेड दैट कि कम्युनलिज्म वाज लीगलाइज्ड इन इंडिया. ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज सेपरेट इलेक्टोरेट की बात यहाँ से हुई थी.
सेपरेट इलेक्टोरेट को फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था यहाँ पे। एंड इस समय के जो वायसराय थे वो कौन थे? मिंटो थे। सो मिंटो को फादर ऑफ कम्युनलिज्म भी कहा जाता है। क्लियर है ये आपको? बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। सो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, के अंडर कम्युनलिज्म को लीगलाइज किया गया था। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि इस एक्ट के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, और उस समय के जो वायसराय थे विंटो, उनको फादर ऑफ कम्युनलिज्म भी कहा जाता है। क्लियर है ये? सो आई थिंक यस वी हैव रेज्ड टू द 5 क्वेश्चन, और आज के लिए हमें 5 फंडामेंटल, बहुत ही फंडामेंटल सवाल लिया है हमने। एंड विद द टाइम वील इम्प्रूव और द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन एज वेल एज द एक्सटेंट ऑफ कवरेज। हम सारी चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। एंड टिल देन थैंक यू वेरी मच।